हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो नीट का एग्ज़ाम हो गया। जिनका अच्छा गया वेरी गुड, जिनका इतना अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दो। तो इसी क्रम में हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले तो इसके टर्मिनोलॉजी, थोड़ा हिस्ट्री और टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पुराने ज़माने में जो ग्रीक हिप्पोक्रेट्स था और उसको सपोर्ट भी किया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। उन्होंने क्या कहा कि जो है हेल्थ कब मानते हैं, जब जो है देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स इन द बॉडी। ह्यूमर क्या होता है? बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर मतलब फ्लूइड, जैसे आपने आई में पढ़ा है एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, तो फ्लूइड। पर इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ये इनका एक एजम्पशन मान लो, या जिसका वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये एक रिफ्लेक्टिव थॉट था, यानी कि एजम्पशन था, इसका कोई एविडेंस नहीं था। तो इसी में उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को ब्लैक बाइल होता है, तो जिसका ब्लैक बाइल होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि उसको फीवर होता है। पर अगेन इसका कोई एजम्पशन, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन एजम्पशन, देयर वाज नो एविडेंस। तब क्या हुआ, बाद में विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया ब्लड, और थर्मामीटर भी डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ मतलब। तो उन्होंने फिर इन ब्लैक वाइल वालों का एक्चुअली टेम्परेचर नापा बाय दिस थर्मामीटर। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर के ही होते हैं, तो ये कोई ब्लैक बाइल वाला कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो हमें नाम याद रखना है, हिप्पोक्रेट, ब्लैक बाइल और विलियम हार्वे जिसने ब्लड डिस्कवर किया था। ठीक है, तो फिर आगे चल के, और इसका एक ये तो एविडेंस बेस्ड हो गया क्योंकि ये थर्मामीटर से एक्चुअली मेजर किया गया है ना। तो आगे चल के इन लोग ने ये बोला कि जो है, जो हेल्थ होती है वो एक मेंटल स्टेट से गवर्न होती है, जो कि गवर्न करती है न्यूरल एंड एंडोक्राइनल मैकेनिज्म इन द बॉडी। ये इन टर्न इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, और इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्थी होते हैं या डिजीज होती है। इन लोगों ने ये बोला कि मेंटल स्टेट जो होती है, मेंटल वेलबींग जो होती है, वो गवर्न करती है डिजीज को थ्रू दीज चैनल्स। तो अब अगर हम सोचें, पहले तो बोलते थे हेल्थ को एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर डिजीज नहीं है तो हेल्दी है एक इंसान। पर जरूरी नहीं है, आपको दिख ना रहा हो फिर भी कोई आदमी डिजीज हो सकता है, अपेरेंटली वो सही लग रहा हो, लेकिन कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्या बोला गया, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। यानी कि एक इंसान जब पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अच्छा फील करेगा तभी उसको हेल्दी बोला जाएगा। ठीक है, अब ये इस हिसाब से हेल्थ किस किस चीज से इफेक्ट होती है, अफेक्टेड बाय, फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। तो कभी कभी तो कोई बच्चा कोई डिजीज या डेफिशिएंसी
इनहेरिट कर सकता है फ्रॉम पेरेंट्स, ये एक जेनेटिक फैक्टर हो गया। और कभी कभी चाइल्ड इज बोर्न विद सम डेफिशिएंसी बाय बर्थ, नॉट नेसेसरी कि वो पेरेंट्स से आई हो, लेकिन अगर बाय बर्थ है उसे कोई डेफिशिएंसी या डिजीज तो वो भी जेनेटिक बोली जाएगी। दूसरा, इट इज अफेक्टेड बाय योर इन्फेक्शंस, अगर बॉडी में इन्फेक्शन है ऑब्वियसली तो इंसान अच्छा डिजीज होगा, ही विल नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ हेल्थ। एंड तीसरा, बाय लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या हो गया, सबसे पहले तो हो गया गुड फूड एंड वाटर, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं या कितना करते हैं, आपका क्या रूटीन है, एंड आपकी क्या हैबिट्स हैं, गुड और बैड हैबिट्स, जो कहते हैं ना कि उल्टा सीधा खाना, sedentary lifestyle, these are all bad habits, and being active, eating a healthy diet, they are good habits। तो ये हेल्थ को ये चीजें गवर्न करती हैं और इसी से फिर वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग होती है। ठीक है, अब अगर एक इंसान हेल्दी है तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, सबसे पहले तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि वो कंट्री की ग्रोथ में अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, सेकेंडली, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। ठीक है, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। और तीसरा, इंक्रीज लॉन्गेविटी, मतलब ज्यादा लंबा जिएगा। तो हेल्दी होने के ये तीन फायदे हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी जिससे कि आउटपुट बढ़ेगा, आप कंट्री की ग्रोथ में योगदान देंगे, फिर आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी यानी कि आपकी उम्र बढ़ेगी, तीसरा मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। तो ये कुछ मतलब जनरल सी बातें हैं, लेकिन दी हुई है शुरू के 1-2 पेजेस में एनसीईआरटी के, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम ये देखें कि हमें हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हेल्दी एंड क्लीन डाइट, मतलब हेल्दी खाना खाना है और वो साफ सुथरा भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि गंदा खाना या पानी से कितनी डिजीजेस होती हैं। फिर हेल्दी एंड क्लीन और बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। बैलेंस मतलब कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, विटामिन, मिनरल्स सब होने चाहिए उसमें। फिर उसके बाद एक्सरसाइज से भी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जैसे आजकल योगा बहुत लोग करते हैं, अब तो जून में इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है ना। फिर जो है, आ जाओ, हाइजीन मेंटेन करना, साफ सुथरे रहना, पर्सनल हाइजीन, रोज नहाना, अपने टीथ क्लीन रखना, नेल्स क्लीन रखना, हाथ धोते रहना, सो दैट ऑल्सो मेंटेन्स अ हेल्दी बॉडी। और तीसरा, चौथा, हाँ, अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए डिजीज के बारे में। अवेयरनेस किस किस चीज की होनी चाहिए, कि वो कैसे स्प्रेड होती है या कैसे कॉज होती है, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तभी तो हम उनको प्रिवेंट कर पाएंगे। जब हमें पता होगा कैसे स्प्रेड होती है तो हम उन चीजों पे ध्यान देंगे, क्या साइन एंड सिम्टम है, अगर आए हमारी बॉडी में, हमें अवेयरनेस हुई तो हम समझ जाएंगे हमें डिजीज होने वाली है, कौन सी कैसी क्या। और वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी डिजीजेस वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती हैं, तो वो टाइमली वैक्सीनेशन हमको अपने लगाना है, बच्चों को लगाना है, तो इन सब का आइडिया होना चाहिए। और लास्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये भी एक तरह से स्प्रेड में ही हो गया कि अवेयरनेस,
क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस जो वेस्ट हम खुले में डाल देते हैं उसकी वजह से होती है, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और वेक्टर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं उसमें। तो हेल्दी हम कब कैसे रह सकते हैं? हेल्दी और बैलेंस डाइट लेके, क्लीन फूड, क्लीन वाटर, एक्सरसाइज करके, पर्सनल हाइजीन अच्छी मेंटेन करके, डिजीजेस के बारे में अवेयर होके कि वो कैसे स्प्रेड होती है, उनके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, टाइमली वैक्सीनेशन करा के, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपरली करा जाए जिससे कि स्प्रेड कंट्रोल हो सके एंड वेक्टर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जब कभी डिजीज होती है तो ये साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो जिससे कि हम जान जाते हैं कि हमारी बॉडी अब हेल्दी नहीं है। अब हम चलते हैं डिजीजेस के क्लासिफिकेशन पे, है ना। तो डिजीजेस जो हैं वो इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। इन्फेक्शियस आर वेरी कॉमन, और इन्फेक्शियस हम किसको कहेंगे? विच स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आइदर डायरेक्टली, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, आइदर डायरेक्टली या बाय सम मीन्स, वो हम उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। एंड दिस इज वेरी कॉमन, और कभी कभी ये जो है फेटल भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एड्स, एड्स इज एन इन्फेक्टिव डिजीज जो कभी कभी फेटल भी हो जाती है, उससे आदमी मर भी जाता है। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ, एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्फेक्शियस डिजीज जिससे होती है उसको कहते हैं पैथोजन। पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर करता है और एंटर्स एंड मल्टीप्लाइज, और फिर ये ऑर्गन्स को डैमेज करता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी, एंड फंक्शनली। जिससे कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अपीयर, और हमें पता चलता है कि हमको डिजीज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये अब ये पैथोजन अंदर आया हमारी बॉडी में, तो हमारी अंदर बॉडी का भी कुछ एनवायरनमेंट है, उससे इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटेस्टाइन में गया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गया पैथोजन, तो उसको स्टमक में जो एक्सट्रीमली लो पीएच होता है उसको सरवाइव करना पड़ेगा, या इंटेस्टाइन के जो बड़े तेज तेज स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं उनको सरवाइव करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से अपने को अडेप्ट करता है कि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाए, मल्टीप्लाई कर जाए, और हमारे ऑर्गन्स को मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन पैथोजेंस की। पैथोजन जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर वायरस, फिर प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, फिर हेलमिंथ, और फिर फंगल। बैक्टीरिया में हम दो डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, टाइफॉइड एंड निमोनिया। इसके अलावा कुछ डिजीजेस का हमें नाम पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो डिप्थीरिया, उसके बाद टिटनेस, प्लेग, कॉलरा, और भी कोई दिया?
डिसेंट्री, कॉलरा और डिसेंट्री तो एक जैसी ही हुई। तो ये सबके तो आपको बस नाम पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होते हैं। हमको जो मेन पढ़नी है वो है टाइफॉइड एंड निमोनिया। अब वायरस में हमको खाली एक पढ़नी है, वो है कॉमन कोल्ड। हालांकि और डिजीजेस भी होती है वायरस से, सबसे कॉमन तो एड्स ही है, HIV वायरस से होती है, पर हमें यहाँ पे पढ़नी सिर्फ कॉमन कोल्ड है। इसी तरह प्रोटोजोआ में हमको 2 डिजीजेस पढ़नी है, अमीबाइसिस और मलेरिया। ठीक है, इसमें मलेरिया को तो हम काफी इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे। हेलमिंथ में हमें पढ़नी है एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस, और फंगल में हमें पढ़नी है रिंगवॉर्म। तो इतनी डिजीजेस इन्फेक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली हो गई टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो होती है बाय अ बैक्टीरिया नोन एज साल्मोनेला टाइफी। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब जो भी डिजीज खाने या पीने से होगी तो जाहिर है वो इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट करेगी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही इफेक्ट करेगी। तो सिमिलरली ये भी इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? परसिस्टेंट मॉडरेट टू हाई फीवर। अब इसमें एनसीईआरटी में हाई लिखा है तो हम हाई लिख देते हैं, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35। ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, हेडेक। ठीक है, और क्या लिखा है भाई इसमें? सबके तो एक से सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट। और जब ज्यादा सीवियर हो जाता है तो ये परफोरेशन कर देता है इंटेस्टाइन का, और तब ये फेटल भी हो जाता है, यानी कि आदमी इससे मर भी सकता है। अब इसको समझो, परफोरेशन का मतलब क्या होता है। सपोज ये आपके इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की वॉल है, इसमें ये म्यूकोजा है, तो यहाँ पे आके आपका ये बैक्टीरिया यहाँ पे आके बैठ गया। जब तक यहाँ बैठा है तब तक तो ये सारे सिम्टम्स कर रहा है, पर ज्यादा दिन चल गया तो फिर ये अंदर अंदर म्यूकोजा में घुसता जाएगा और वॉल को डैमेज कर देगा, तो वॉल में छेद हो जाएगा। दैट इज नोन एज परफोरेशन। और जब वॉल में छेद हो जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि फूड मैटर सब एब्डोमिनल कैविटी में आने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है और तब इट कैन बी फेटल। ठीक है, तो ये है अबाउट टाइफाइड। हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। बस आपको नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, एक ही टेस्ट दिया हुआ है वो विडाल टेस्ट, और आपको वही याद रखना है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और थी जो मैं भूल गई क्या बताना। एक लेडी थी, उसका नाम था मैरी, पूरा नाम क्या था? मैरी मेलन, पर इसको कहते थे टाइफॉइड मैरी। क्यों? क्योंकि ये कैरियर थी टाइफाइड की। कैरियर का मतलब क्या होता है? कि जिसके अंदर
वो पैथोजन होता तो है लेकिन वो सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं करता। सपोज मैं टाइफाइड की कैरियर हूँ तो आप मुझे देख के कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इनको क्या हुआ, हेल्दी है, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है कि टाइफाइड के बैक्टीरिया हो तो मैं आपको इन्फेक्ट कर सकती हूँ। तो ये सिमिलरली शी वॉज कैरियर एंड ये प्रोफेशन से कुक थी। अब क्योंकि ये कॉन्टेमिनेटेड खाने से ही होता है तो ये खाना बनाती थी तो खाना कॉन्टेमिनेट हो जाता था एंड देयरफॉर शी ट्रांसमिटेड टाइफाइड टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए इसको टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। तो इतना टाइफाइड के बारे में है जो आप लोगों के जानने याद रखने का है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। सिम्टम्स ये तो काफी लोग और के साथ कॉमन होते हैं। परसिस्टेंट हाई फीवर थोड़ा इसका डिफरेंट सिम्टम है। और ये कब फेटल हो सकती है, जब परफोरेशन हो। फिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट विडाल टेस्ट, और इसका एक टाइफाइड मैरी, शी वाज अ कैरियर एंड अ कुक। इतनी बातें आपको याद रखनी है टाइफाइड के लिए। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जो हमको पढ़नी है, वो है निमोनिया। निमोनिया दो बैक्टीरिया से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, एयरबॉर्न है ये डिजीज। एयरबॉर्न में कैसे होता है, डायरेक्टली भी हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो बाय कफ, स्नीजिंग और ड्रॉपलेट, ठीक है, या इनडायरेक्टली थ्रू आर्टिकल्स जो वो यूज करता है, शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स। ये यूटेंसिल्स हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स होते हैं जो कंटामिनेट हो जाते हैं और जिनकी वजह से स्प्रेड हो सकता है, इनको हम फोमाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एयरबॉर्न है तो जाहिर सी बात है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स में भी एल्वियोलाई को। तो ये जो लंग्स हैं इसमें जो ये एल्वियोलाई होते हैं, आप लोगों को पता है कि यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजनेटेड एयर यहाँ जाती है यहाँ से ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड आती है ना। अब क्या होता है, जब किसी को निमोनिया हो गया तो इसमें भर जाता है फ्लूइड एल्वियोलाई में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक से नहीं हो पाती। तो इसके फिर क्या सिम्टम्स हुए, फीवर, हेडेक, वीकनेस, ये तो शुरुआती हुए, कफ, और क्या हुआ, चिल्स मतलब ठंड लगना। और जब काफी टाइम हो जाता है और इसमें ये भर गया वाटर और एक्सचेंज नहीं हुआ, तब क्या हो जाता है, ब्लूइंग ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स। मतलब इसको मेडिकल टर्म में साइनोसिस भी कहते हैं, पर आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि अब एक्सचेंज ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ब्लूइंग होगी ही, बट दिस हैपेंस इन सीवियर केस। ठीक है, कुछ बचा और बस। तो अब हम देखें निमोनिया में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इट इज एयरबॉर्न।
थ्रू ड्रॉपलेट डायरेक्टली या थ्रू आर्टिकल्स। और ये किसको इन्फेक्ट करता है? एल्वियोलाई को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को वो करता है। शुरू में तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो इन्फेक्शन में यूजुअली होते हैं बैक्टीरियल, और बाद में ब्लूइंग हो सकती है और फिंगर्स एंड नेल्स, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड को नहीं मिल रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई 2 बैक्टीरियल डिजीज जो हमको डिटेल में करनी थी। बाकी का हमें सिर्फ नाम याद रखना है। डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, कॉलरा, डिसेंट्री कि ये बैक्टीरिया से होती है। अब हम चल रहे हैं वायरल की कॉमन कोल्ड पे। कॉमन कोल्ड जैसे कि नाम ही है, इट इज वेरी कॉमन। ये होता है राइनो वायरस से। इसका स्प्रेड सिमिलर टू निमोनिया है, डायरेक्टली एयरबॉर्न है क्योंकि, और या फिर आर्टिकल से। ठीक है, तो एयरबॉर्न ये भी है, डायरेक्टली तो वही हो गया कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और आर्टिकल्स में इन्होंने, एनसीईआरटी ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स बता दिए। आप लोग सुन लो, बात तो एक ही है। इसमें इन्होंने दे दिया है कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, डोर नॉब्स, और क्या दिया है भाई? पेन्स, बुक्स, पेन्स, बुक्स, कप्स एटसेट्रा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैं इन्फेक्टेड हूँ मान लो, तो मैंने ऐसे ऐसे किया या खांसा और मैंने जाके डोर नॉब को छू दिया। अब उसके बाद कोई एक नॉर्मल पर्सन आया, उसने जाके उस डोर नॉब को छू लिया या दरवाजा खोला और फिर उसने यूं यूं कर लिया, तो उसको वो वायरस पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से स्प्रेड होता है। पर इसका फर्क क्या है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रहता है, लंग तक नहीं पहुंचता। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया? यहाँ से चलो नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, है ना, तो बस ब्रोंकाई तक ही रहता है। तो एंड एज इट कॉमन कोल्ड, इट इज वेरी कॉमन, कॉमन नाम ही है, कभी ना कभी तो सबको होता ही है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, कफ, कोल्ड, स्टफी नोज, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, हेडेक, hoarseness of voice, ये सारे इसके सिम्टम हो गए, कोई बचा तो नहीं? सोर थ्रोट, और ये सब वेग वेग सिम्टम की वजह से टायर्डनेस, थके थके हो जाते हैं ना जब कोल्ड होता है तो। ठीक है, तो ये है कॉमन कोल्ड। इसमें हमें क्या याद रखना है? ऑफकोर्स कॉजेटिव एजेंट वायरस है, राइनो वायरस, एयरबोर्न है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, बाकी तो वही पता है, डायरेक्टली एंड थ्रू शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स। ये हो गया वायरल। अब हम चलते हैं प्रोटोजोअन में। सबसे पहले तो हम करते हैं बात अमीबाइसिस की। अमीबाइसिस होती है बायोप्रोटोजोन नोन एज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये भी फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, यानी कि एक इंसान है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसके जो फीसेस हुए उसमें ये अमीबा होगा, एंटामीबा होगा मतलब। तो अब सपोज करो ओपन डेफिकेशन हुआ, इसीलिए कहते हैं ना पब्लिक हाइजीन बहुत जरूरी है। या उसके इसमें यहाँ पे बैठे हुए हैं ये
एंटामीबा। तो एक मक्खी आई, मक्खी कैसे बनाऊं, चलो ये मक्खी हो गई, इसने यहाँ बैठी इस पे, तो ये जाके इस पे चिपक गए। अब हमारे घर पे आ गई ये मक्खी उड़ के, यहाँ पे हमारे फूड आर्टिकल्स रखे हैं खुले में, या वाटर रखा है खुले में, तो ये मक्खी ने इसको कॉन्टेमिनेट कर दिया। फिर हमने इसको कंजम्पशन कर लिया, तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो दिस इज फीको ओरल रूट। फीसिस से मक्खी ने लिया, तो इसलिए मक्खी इज द कैरियर, या वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और मुंह से गया तो इसलिए फीको ओरल रूट, और ऑब्वियसली मुंह से गया है तो इट इफेक्ट्स द इंटेस्टाइन, ये स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सिम्टम वही, जब जीआईटी में आए तो एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, और क्या है, कहाँ गया, अच्छा, और स्टूल में एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड। वही बात कि अगर ये इंटेस्टाइन को इरोड कर देगी इसकी वॉल को, या इसको तोड़ देगी इसकी वॉल को, तो ब्लड आ सकता है ना। तो ये हो गया अबाउट अमीबाइसिस। कुछ छूट तो नहीं गया? इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है, विच इज अ प्रोटोजोन, इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ये मैंने लिखा ही नहीं। हाउस फ्लाई is the carrier or vector. It affects the large intestine and transmitted by fecal-oral route. एक ये थोड़ा सा सिम्टम अलग है, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड, तो याद रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज पे चल रहे हैं, मलेरिया, जिसके बारे में इन्होंने काफी डिटेल में दिया है, लाइफ साइकिल भी दी है। मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो जिस प्रोटोजोन से होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, और इसकी 3 स्पीशीज होती हैं, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सीपेरम। So vivax is the most common, but falciparum is the most dangerous, जो कि फेटल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। एंड इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी कि किसी वेक्टर से ट्रांसमिट होती है, और वो वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल पहले समझ लें, तब हम उसके सिम्टम्स वगैरह समझ पाएंगे। मैं अगले पेज में क्लियरली लाइफ साइकिल बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, सपोज, कैसे बनाऊँ, ये मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलिस, ये इसका मुंह है, तो यहाँ पे इसके सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये जो इसके सलाइवरी ग्लैंड है इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम के क्या भरे होते हैं? स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स। मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये कहाँ से कैसे आए अभी हम पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा। सो स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज
ऑफ प्लाज्मोडियम, और ये कहाँ मिलते हैं? इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये जो फीमेल लोडेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है विद दिस स्पोरोजोइट्स, इसने जाके एक आदमी को, मतलब एक इंसान को काट लिया। सपोज ये इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, लेकिन मतलब इंसान गंदा नहीं, मैं गंदा बना रही हूँ। तो ये मच्छर के मुंह में ये भरे हुए, इसने जाके इसको यहाँ काट लिया हाथ पे। अब क्या हुआ? ये जो स्पोरोजोइट थे ये इसके ब्लड में पहुंच गए, तो ये यहाँ से ब्लड में पहुंचे। ये ह्यूमन बीइंग है, तो ब्लड से फिर ये पहुंच जाते हैं लिवर में। अब लिवर में जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं। ये लिवर है, तो ये इसका सपोज एक हिपैटोसाइट है, तो यहाँ पे ये स्पोरोजोइड मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने से ये क्या करते हैं कि ये जो हिपैटोसाइट है, लिवर सेल इसको रप्चर कर देते हैं, ये टूट जाता है, और फिर ये रिलीज होके ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, और ये ब्लड में क्या करते हैं? ये स्पोरोजोइट है ना, आरबीसी को इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, और आरबीसीज में भी ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो ब्रेकडाउन ऑफ हिपैटोसाइट्स हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ लिवर सेल्स लिखा है एनसीईआरटी में, तो मैं भी लिवर सेल्स लिख देती हूँ। और फिर ये ब्लड में जब ये आए तो इन्होंने आरबीसीज को रप्चर कर दिया, और रप्चर होने से रिलीज होता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं हीमोजोइन। और ये जो हीमोजोइन ब्लड में रिलीज होता है, इसकी वजह से जो चिल्स एंड राइगर्स होते हैं एवरी 3rd-4th डे, वो होते हैं। 3rd-4th डे क्यों होते हैं? जब जब लिवर इसको रिलीज करता है ब्लड में, और वो आरबीसी को रप्चर करता है, तब तब हीमोजोइन रिलीज होता है, और इस सब में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो एवरी ऑल्टरनेट डे या 3rd डे चिल्स एंड राइगर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस करता है, तो बनाएगा मेल गैमेटोसाइट। ये सब ब्लड में हो रहा है, और फीमेल गैमेटोसाइट। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, खाली गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। अब ये मक्खी नहीं, कोई भी मक्खी हो सकती है। अब कोई मक्खी ने आके फिर से इसको काट लिया, ह्यूमन बीइंग को। यहाँ तक तो सब ह्यूमन बीइंग में हो रहा है ना। अब जब इसने इसको काटा तो इसको ये इसके गैमेटोसाइट मिल गए। अब ये गैमेटोसाइट जाते हैं इन दी इंटेस्टाइन या गट ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज ऑफ कोर्स, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। और फिर यहाँ से ये इसको रिलीज कर देते हैं इन द सलाइवरी ग्लैंड। ये फर्टिलाइजेशन से स्पोरोजाइट बने, तो इनको ये फिर सलाइवरी ग्लैंड में इसके रिलीज कर देते हैं, और फिर ये अगेन तैयार हो जाती है इन्फेक्ट करने के लिए। तो अब आपने क्या देखा? शुरुआत हुई इसके सलाइवरी ग्लैंड से, फीमेल एनोफिलीज के, जिसमें स्पोरोजोइट होते हैं। जान समझ, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये पूछा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोजोइट। वो कहाँ पाई जाती है? इन दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फिर इसने ह्यूमन बीइंग को काटा तो ब्लड में चले गए, ब्लड से फिर लिवर में,
तो पूछे अगर कोई स्टे कहाँ करते हैं, लिवर में, लिवर सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्लड में आता है, ब्लड में क्या करता है, आरबीसी को रप्चर करता है, क्या रिलीज करता है, हीमोजोइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। उससे क्या होता है, जो चिल्स एंड राइगर्स होते हैं इंटरमिटेंटली वो, अब यहाँ पे ही ब्लड में गैमेटोजेनेसिस होती है, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन गए, तब वापस से फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने काट लिया और ये ले लिए। अब जो इसका गट है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन द गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये समझो इतना मच्छर का, इतना ह्यूमन बींग का है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है। लेकिन बात जो है समझने की कि क्योंकि एनाफिलीज मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये जो है प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग इज द सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और फीमेल एनाफिलीज जो है वो प्राइमरी होस्ट तो है, इसके अलावा वेक्टर भी है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन में भी हेल्प कर रही है। पर यहाँ पे इसके में एनाफिलीज मॉस्किटो में ये सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे पूरा ग्रो भी कर रहा है, यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, इसलिए ये इसका प्राइमरी होस्ट भी है। समझ गए। तो अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम देखें तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स, हाई फीवर होता है। अगर जो ये फैल्सीपेरम हुआ तो ये ब्रेन में पहुंच जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तभी तो ये फेटल हो जाता है। सीवियर हेडेक हो जाता है, वीकनेस, वॉमिटिंग, और ऑफ कोर्स इसका स्प्रेड तो थ्रू वेक्टर है, तो इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। ये हो गया अबाउट मलेरिया। तो मलेरिया की स्पीशीज आपको याद रखनी है, प्लाज्मोडियम से होता है, वाइवैक्स, मलेरिया है, एंड फैल्सीपेरम, जिसमें फैल्सीपेरम इज द फेटल वन, जिसको कि मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो द प्राइमरी होस्ट, बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग इज द सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, ये हो गया मलेरिया। आई होप क्लियर होगा। अब हम अगली चलते हैं हेलमिंथिक डिजीज पे। हेलमिंथिक में हमको करनी है सबसे पहले एस्केरियासिस। ये होती है एस्केरिस लंबोडिया, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया है पूरा नाम, नहीं दिया है, छोड़ो। एस्केरिस लंबोडियस इसका पूरा नाम होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो अगेन इट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। लेकिन अभी हमने अमीबाइसिस में जो देखा था, ये मच्छर के थ्रू इसने फीसिस को कंटेमिनेट किया था। यहाँ मच्छर का कोई रोल नहीं है, यहाँ डायरेक्ट, जैसे कि इसीलिए कहते हो ओपन डेफिकेशन नहीं करो। यहाँ पे फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन पड़ी है और वहीं से पानी बह रहा है, वहीं पे सब्जी फल उग रहे हैं, तो ये कंटेमिनेटेड है। तो ये कंटेमिनेट कर देती है फूड एंड वाटर को, और फूड एंड वाटर जब हम कंज्यूम करेंगे तो हम भी कंटेमिनेटेड, मतलब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यहाँ लिखना चाहिए, कंज्यूम करेंगे तो हमें भी वो डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ पे विदाउट हाउस फ्लाई होती है डिजीज। अब इसमें क्या होती है,
इंटेस्टाइन में क्योंकि ये रहता है एस्केरिस, इसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं। तो ये एक तो वही म्यूकोजा को वो करता है, तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, तोड़ता है, हार्म करता है, रप्चर करता है, तो इसलिए इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। और अगेन एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन। और क्या हो सकता है भाई, अलग कुछ है? कहाँ है एस्केरिस? अच्छा, वही मस्कुलर पेन, फीवर, वही सब। हाँ एक चीज है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हुई तो, अगर ये कई कई बार बहुत सारे एस्केरिस जो होते हैं इंटेस्टाइन में पूरा गुच्छा सा बना लेते हैं यूं 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 करके, तब इट कैन कॉज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अगर ये गुच्छा बना लेंगे तो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझने वाली चीज है, इट इज कॉज्ड बाय एस्केरियोसिस, इज कॉज्ड बाय एस्केरिस व्हिच इज आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। फीको ओरल रूट से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर सकता है और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। बाकी तो वही गट वाले जो जीआईटी वाले सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन, फीवर वगैरह। अगला हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस ये होता है वुचेरेरिया से। वुचेरेरिया, इसकी दो स्पीशीज होती है, एक बैंक्रॉफ्टाई और एक होती है मलाई। ये ज्यादा कॉमन होती है। ये क्या करते हैं, स्लो इन्फ्लेमेशन करता है, काफी सालों तक चलता रहता है, फॉर इयर्स। किसका करता है? लिम्फेटिक्स का। लिम्फेटिक जो होते हैं उनका करता है, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक्स कहाँ के, स्पेशली डिपेंडेंट पार्ट्स के, लाइक द लेग्स एंड जेनिटिलिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफी बड़ी स्वेलिंग हो जाती है। सपोज हमारा एक ये नॉर्मल पैर है, एलिफेंटियासिस हो गई तो ये इतना ह्यूज बन जाएगा, तो इसी वजह से इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी की तरह का पैर बन जाएगा। ग्रॉस डिफॉर्मिटी मतलब आपको बिल्कुल दिख रही है साफ साफ, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, और इस ये भी फीमेल मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। क्या हो गया इसको? ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या हमारा जानना जरूरी है कि वुचेरेरिया से होता है, बैंक्रॉफ्टाई और दो मलाई स्पीशीज है। फीमेल मॉस्किटो इज द वेक्टर। क्यों नहीं चल रहा भाई? वेक्टर है फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, और ये लिम्फेटिक्स को करता है, डिपेंडेंट पार्ट्स के, लेग्स और जेनाइटल्स के। और एलिफेंटियासिस करता है क्योंकि ग्रॉस डिफॉर्मिटी कर देता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब एक लास्ट रह गया है फंगल। देखती हूँ अगर मेरे पेन ने साथ दिया तो मैं खत्म कर देती हूँ। फंगल, चल जा भाई, नहीं साथ दिया तो फिर अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है,
मुझे लगता है ये डिस्चार्ज हो गया मेरा स्टाइलस। तो हम लोग बस ये फंगस छोटा सा रह गया, फिर इसका कैसे प्रिवेंशन और फिर आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। हो सकता है आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को प्लीज़ लिखिएगा। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने मेरे को मेरी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ कोई भी सजेशंस हो तो आई एम ओपन टू सजेशन, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।